देखिए सीपीसी में आपका ये सेक्शन जो चल रहा था आपका, ये 55 से हमें शुरू करना है। आपका निर्णित ऋणी की गिरफ्तारी और निरोध। आपका यानी कि 55 से लेकर सेक्शन भी पूछ सकता है कि निर्णित ऋणी की गिरफ्तारी और सिविल कारागार में भेजने का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक सीपीसी में है। तो 55 से लेकर और 59। उसके बाद आपका उसकी संपत्ति की कुर्की का प्रावधान आएगा। इधर से जो आपका क्वेश्चन बनता है आपका 55 से भी बना है, 56 से भी, 57 से, 58 से भी बना है और 59 से। यानी कि कोई ऐसी धारा नहीं है जिसे छोड़ दिया जाए। यानी कि सभी धाराओं से समय समय पर क्वेश्चन बना है सीपीसी में। तो आइए आपका देखा जाए 55। आपका गिरफ्तारी और निरोध। तो आपका ये निर्णित ऋणी डिक्री के निष्पादन में किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकेगा और साध्य शीघ्रता से न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और वह उस जिले के सिविल कारागार में भेजा जा सकेगा, आपका निरुद्ध किया जा सकेगा। इसका मतलब कि जो व्यक्ति हारा है उसके खिलाफ डिक्री का निष्पादन व्यक्तिगत रूप से भी करवाया जा सकता है और उसे किसी भी समय किसी भी दिन डिक्री को लागू कराने में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। कौन सा जेल भेजा जाएगा? आपका सिविल कारागार। लेकिन यह नियम 4 परंतुकों के अधीन है। यही परंतुक से कभी काल क्वेश्चन बनता है। पहला परंतुक ये है कि किसी गिरफ्तारी के लिए किसी निवास गृह में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश नहीं किया जाएगा। यानी कि पहला प्रोविजो ये आया कि रात में घर में घुसकर निर्णित ऋणी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो केवल कब किया जाएगा? दिन में। दूसरा परंतु ये कहता है कि आपका कह सकते हैं कि परंतु द्वितीयतः निवास गृह का कोई भी बाहरी द्वार तब तक तोड़कर नहीं खोला जाएगा जब तक कि ऐसा निवास गृह निर्णित ऋणी के कब्जे में न हो और वह उस तक पहुंच देने से मना न करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपका किवाड़ अंदर से अपना बंद कर लिया निर्णित ऋणी, तो पहले उसको कहा जाएगा कि तुम दरवाज़ा खोल दो, तुम्हें गिरफ्तार करना है। उसके बावजूद भी अगर वह अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलता तब दरवाज़ा तोड़कर आपका उसके घर में घुसा जाएगा और उसके बाद उसे क्या किया जाएगा? गिरफ्तार। तीसरा देखिए, परंतु तृतीयतः स्त्री के बारे में है कि अगर वह कमरा किसी ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है जो निर्णित ऋणी नहीं है, यानी कि जो जिसके खिलाफ डिक्री पारित नहीं की गई है और जो देश की रूढ़ियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जा सकती, तो ऐसी स्त्री को पूरा मौका दिया जाएगा कि वह घर से कहाँ निकल जाए? बाहर। तीसरा स्त्री के लिए अब किस रूढ़ के अनुसार, अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपका अपने पारिवारिक रूढ़ के अनुसार कि देश की रूढ़ के अनुसार? तो देश की। 132 में भी इसको याद रखना है, पिछली बार आया है कि पर्सनल अपीयरेंस से छूट जो महिलाएं देश की रीतियों और रूढ़ियों के अनुसार आपका लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए। इसको 132 से भी जोड़े रहिएगा। कौन सी धारा से? 132 आया भी था पिछली बार। चौथा ये है कि अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है, निर्णित ऋणी को जो धन है तुरंत वह धन दे दिया जाता है, तो छोड़ा जाएगा कि जेल भेजा जाएगा? छोड़ा जाए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य गिरफ्तार करके जेल भेजना नहीं है, बल्कि मुख्य उद्देश्य पैसा वसूलना है कि इससे पैसा क्या हो जाए? मिल जाए। इसके बाद आपका दिवालिया के लिए है। अगर निर्णित ऋणी गिरफ्तार करके आता है
और न्यायालय के समक्ष ये कहता है कि हम दिवालिया है, तो न्यायालय 1 मास का समय दे देगा कि दिवालिया के लिए क्या कर दो, एप्लीकेशन छोड़ देगा। लेकिन कितने दिन के लिए समय दे देगा? 1 माह। अगर 1 माह के अंदर वह दिवालिया के लिए एप्लीकेशन नहीं देता तो पुनः गिरफ्तार किया जाएगा और सिविल कारागार भेजा जाएगा। अब आइए धारा 56, ये भी पूछा जा चुका है कि धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी और निरोध यानी कि सिविल कारागार भेजने से किस धारा में रोका गया है? तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन माने धारा बनी है 56। यानी कि अगर कोई महिला थी, उसके खिलाफ मुकदमा किया गया और धन के लिए मुकदमा हुआ है, वह हारी है, तो क्या उसे गिरफ्तार करके उस डिक्री के निष्पादन में जेल भेजा जा सकता है कि नहीं? सिविल कारागार नहीं भेजा जा सकता। लेकिन क्या तब किया जाएगा? उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, बेचा जाएगा, या बिना कुर्क किए डायरेक्ट क्या किया जा सकता है? बेचा जा सकता है, पैसा वसूला जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसे गिरफ्तार करके सिविल कारागार नहीं भेजा जाएगा। ये अब दूसरा ऑप्शन यहाँ दे देगा कि किस मामले में ये बचाव दिया गया है? धन की डिक्री कि धन से भिन्न डिक्री कि दोनों में सतर्क रहना ऐसा मॉडल नया बन सकता है। तो दोनों में नहीं, केवल और केवल किस डिक्री में? धन। भाई सतर्क रहना ऐसा नया मॉडल बन सकता है। वैसे सेक्शन बना है आपका 57 भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन निर्वाह भत्ता यानी कि जब डिक्रीदार निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करा के सिविल कारागार भेजता है तो जीवन निर्वाह भत्ता निर्णित डिक्रीदार को देना पड़ेगा। यानी कि जो जीता है वहीं सिविल कारागार में उसके भोजन की व्यवस्था भी करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए 1 लाख रुपया जीता, बी हारा, बी नहीं दे रहा है, तो गिरफ्तार करके बी को सिविल कारागार भिजवाया गया। तो जो सिविल कारागार में बी रहेगा उसका खर्चा पानी कौन देगा? ए, सरकार नहीं वहन करेगी। आपराधिक मामला नहीं है कि नैनी जेल भेज दिए और सरकार आपका फ्री का राशन दे रही है, खाओ तोड़ो रोटी। आपका आपका सिविल मामला है तो डिक्रीदार ही देगा, वो भी उसके जीवन के स्तर के अनुसार। कौन यह निर्धारित करेगी? आपका राज्य सरकार। देखिए आपका जीवन निर्वाह भत्ता ये पूछा जा चुका है। सेक्शन याद रखिएगा किस सेक्शन में है? 57। देखिए बैरक, राज्य सरकार निर्णित ऋणियों के जीवन निर्वाह के लिए संदेह मासिक भत्तों के मापमान उनकी पंक्ति, मूलवंत और राष्ट्रीयता के अनुसार श्रेणीबद्ध करके नियत कर सकेगी। यानी कि स्टैंडर्ड के अनुसार आप दीजिए। अगर रोज आपका कह सकते हैं कि विदेशी हैं तो उसके देश के अनुसार भी देखा जाएगा। विदेशी है तो उसके अनुसार सुविधाएं उसको भोजन पानी आपका दिया जाए। ये निर्धारण कौन करेगी? आपका स्टैंडर्ड का स्टेट गवर्नमेंट। की धारा में जीवन निर्वाह भत्ता याद करिए 57। 58 काफ़ी महत्वपूर्ण है और 58 में आपका दिया गया है निरोध और छोड़ा जाना। 58 में एक तो चार्ट याद करके जाइएगा, जहाँ जहाँ चार्ट हो। फिर एक बार हम बता दे रहे हैं, चार्ट को याद करके जाइए। सबसे पहले आज सुबह सीआरपीसी में चार्ट बनाया गया, वह संज्ञान के लिए समय सीमा फिर याद रखिए। अगर कोई 468 सीआरपीसी, फिर दिमाग में चार्ट बना लीजिए। 3-4 चार्ट अब एक साथ तैयार करना है। अगर कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो संज्ञान की समय सीमा सुबह बताई गई 6 माह। अगर 1 वर्ष से अनधिक का कारावास का दंड है तो संज्ञान की समय सीमा 1 वर्ष, और 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक का दंड किसी अपराध में है तो संज्ञान की समय सीमा 3 वर्ष, और 3 वर्ष से अधिक दंड है पूछा गया है तो संज्ञान की कोई समय सीमा नहीं।
उसी प्रकार आपका लिस्ट आपका आईपीसी में याद किया जाता है, और आईपीसी में जो अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है वह लिस्ट याद किया जाता है। अगर कोई अपराध है केवल फाइन से दंडनीय है तो 50 रुपया या कम का फाइन है तो 2 माह जेल जाएगा, नहीं दिया। अगर 50 से अधिक किंतु 100 रुपया तक है तो 4 माह, और 100 रुपया से अधिक है तो 6 माह। आपका याद रखे रहिए। उसी प्रकार 58 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। चार्ट अब पहले बैरक देखिए। यानी कि जब निर्णित ऋणी को गिरफ्तार कब नहीं किया जाएगा और कब किया जाएगा तो कितने दिनों तक उसे सिविल कारागार भेजा जाएगा। तो पहला नियम याद रखिए, निर्णित ऋणी को हर हाल में अधिकतम 3 माह तक ही सिविल कारागार में रखा जा सकता है, यानी कि 90 दिन। 90 दिन से अधिक किसी भी हाल में उसे रखा नहीं जा सकता। तो पहला नियम अधिकतम पूछ सकता है कि निर्णित ऋणी को अधिकतम कितने दिनों के लिए सिविल कारागार में रखा जा सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है पहला। तो 3 माह मार कर आइएगा, फिर हम बता दें 3 माह मार कर आना है। इसके बाद अब चार्ट देखिए, चार्ट अभी हम बनाएंगे, पहले बेरेक्ट हो जाए तब। देखिए कह करके डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध हर व्यक्ति जहां डिक्री 5,000 रुपये से अधिक धनराशि का संदाय करने के लिए है वहां 3 माह से अनधिक अवधि के लिए। तो याद कर लीजिए, चार्ट बनाते रहिए दिमाग में। अगर डिक्री की रकम 5,000 रुपये से अधिक है और हारने अगर 5,000 रुपये से अधिक है डिक्री की रकम और हारने वाला अर्थात जजमेंट डेटर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है सिविल कारागार, तो अधिकतम वह कितने माह तक जेल में भेजा जा सकता है? 3 माह। तो हर हाल में अधिकतम अवधि भी कभी काल पूछ लिया जाता है, कितना? 3 माह। दूसरा नियम देखिए, जहां डिक्री 2,000 से अधिक किंतु 5,000 से अनधिक है वहां आपका 6 सप्ताह के लिए, यानी कि डिक्री की रकम 2,000 से क्या है? अधिक है, किंतु 5,000 से अनधिक, यानी कि या तो 5,000 या इससे क्या है? कम। तो ऐसी दशा में कितने सप्ताह उसे आपका कह सकते हैं कि भेजा जाएगा? 6 सप्ताह, यानी कि कितना दिन? 42। अब आइए तीसरा नियम, आइए दो नियम आपके निकल गए। तीसरा नियम ये है कि अगर डिक्री की रकम 2,000 रुपया या 2,000 से कम की है तो निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करके सिविल कारागार भेजा ही नहीं जा सकता। तो फिर एक बार लिस्ट बना लीजिए। अगर डिक्री की रकम 5,000 रुपया से अधिक है तो गिरफ्तार करके कितने दिनों के लिए सिविल कारागार? तो आपका 3 माह। डिक्री की रकम 2,000 से अधिक है किंतु 5,000 से अनधिक, 2,000 से अधिक में 2,000 नहीं आएगा, ये दिमाग में बैठाइए। 2,000 से अधिक में 2,000 नहीं आएगा, आपका 2,001 रुपया आ जाएगा, 2,050 रुपया, 2,025 रुपया आ जाए वो अलग बात है, लेकिन आपका 2,000 रुपया नहीं आएगा। और 5,000 रुपये से अनधिक, अनधिक का मतलब 5,000 आता है लेकिन 5,000 से अधिक नहीं। अनधिक का मतलब ये हुआ कि उससे अधिक नहीं, यानी कि 5,000 या 5,000 से कम। तो अगर नहीं देता तो अधिकतम कितने दिनों तक उसे सिविल कारागार में भेजा जा सकता है? तो वह जो समय रहेगा 6 सप्ताह। अब समस्या यहाँ ये आती है कि 2,000 या 2,000 से कम की रकम है तो क्या उसे गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार आपका 6 सप्ताह का नियम एक और जगह देखना है, ऑर्डिनेंस में थोड़ा दिमाग लगाइएगा, सुबह बताया गया, कोरिलेशन ज़्यादा। चलिए, अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है
213 के तहत राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद। तो जब अध्यादेश जारी हुआ, सदन की बैठक शुरू हुई, तो बैठक के कितने माह के कितने दिनों के अंदर अध्यादेश को पास करना पड़ेगा, नहीं तो अपने आप अध्यादेश का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। 6 सप्ताह। फिर बताइए, अगर अलग अलग तिथि पर बैठक दोनों सदनों की होती है, तो 6 सप्ताह की गणना पहले सदन की बैठक से की जाएगी कि दूसरे सदन की? दूसरे सदन की। पहले सदन की, मान लीजिए 1 तारीख को लोकसभा शुरू हो गई सत्र, और राज्यसभा 5 तारीख को शुरू होती है, तो 6 सप्ताह की गणना 1 तारीख से नहीं बल्कि 5 से की जाएगी। और अध्यादेश का वही बल होगा जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का होता है। और अध्यादेश का मिसयूज आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी आ चुका है। मैं सुबह बताया था, 10 लाइन का क्वेश्चन दिया था, आंसर केस पूछा था, डीसी बाधवा। कौन सा केस है? कि बार बार उसी अध्यादेश को रिपीट न किया जाए, तभी अच्छा रहेगा। अगला देखिए आपका, अब जो आपका पूछा जाता है, अंदर जाकर यहाँ थोड़ा पूछा जाता है, ये तो नियम लिस्ट आपको याद होगा। इसके बाद आपका, परंतु वह ऐसे निरोध में से, यानी कि 4 कंडीशन है जहाँ की वह निरोध में से या सिविल कारागार से छोड़ा जा सकता है, बीच में ही। अब जो अंदर से क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि कब उसे न्यायालय के आदेश से ही छोड़ा जाएगा और कब न्यायालय के आदेश के बिना। इसके लिए प्रोविजो दिया गया है, परंतु यह भी कि खंड सेकंड और थर्ड के अधीन ऐसे निरोध में से न्यायालय के आदेश के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि अगर मामला सेकंड खंड में आ गया, थर्ड में आ गया, तो जब तक न्यायालय निर्देश न दे, क्या उसे छोड़ा जाएगा कि नहीं? नहीं। यही गलत होता है। थोड़ा अंडर उसको चार्ट बना लीजिए। परंतु में 4 क्लास दिए गए हैं, तो सेकंड और थर्ड को एक जगह एकत्र करिए। यहाँ जब उसे छोड़ा जाएगा 2 खंडों के अंतर्गत, तो न्यायालय के आदेश से ही। सेकंड और थर्ड में चिन्ह लगा लेना चाहिए। और फर्स्ट और फोर्थ में न्यायालय के आदेश के बिना। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए, कब न्यायालय के आदेश से छोड़ा जा सकता है? तो आपका सेकंड और थर्ड आपका याद होना चाहिए। कब न्यायालय के आदेश के बिना छोड़ा जा सकता है? तो कौन कौन क्लास याद होना चाहिए? फर्स्ट और फोर्थ। अंदर से पूछा है क्वेश्चन। देखिए आपका, पहले न्यायालय के आदेश के बिना छोड़वा दिया जाए, उसके निरोध के वारंट में वर्णित रकम का सिविल कारागार के भार साधक अधिकारी को संदत्त कर दिए जाने पर, इसका मतलब कि गिरफ्तार करके सिविल कारागार भेजा गया, सिविल कारागार के अधिकारी को जो रकम थी पूरी दे दिया, तो सिविल कारागार का अधिकारी आपका कह सकते हैं कि अपने आप छोड़ देगा उसे, कि न्यायालय के आदेश पाएगा तब छोड़ेगा? अपने आप स्वयं छोड़ दे। अब न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ देखिए, जिस व्यक्ति के आवेदन पर उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और वह व्यक्ति कह सकते हैं कि जीवन निर्वाह भत्ता ही नहीं देता, तो फिर एक बार धारा याद रखिए, जीवन निर्वाह भत्ता किस धारा में दिया गया? 57। कौन देगा? डिक्रीदार की निर्णित ऋणी। डिक्रीदार आपका निर्धारण कौन करेगी? मान का राज्य सरकार मासिक रूप से करेगी। अगर डिक्रीदार गिरफ्तार करवा के जेल तो भेज दिया, लेकिन निर्णित ऋणी की भोजन पानी की व्यवस्था नहीं किया, तो जो कारागार का भार साधक अधिकारी होगा स्वयं उसे क्या करेगा? छोड़ देगा। अब किसी न्यायालय के आदेश लेने की आवश्यकता, चार्ट बना लेना चाहिए, गलत ज़्यादा होता है। फर्स्ट और फोर्थ न्यायालय के आदेश के बिना जेल से छोड़ दिया जाएगा। सेकंड और थर्ड देखिए, उसके विरुद्ध डिक्री के अन्यथा पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाने पर और जिस व्यक्ति के आवेदन पर ऐसा निरुद्ध किया गया था उसके अनुरोध पर।
यानी कि अगर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, इधर उसकी संपत्ति कुर्क करके वसूल ली गई, तो जब पूरा पैसा वसूल लिया गया तो उसे छोड़ा तो जाएगा जेल से, लेकिन न्यायालय के आदेश से छोड़ा जाएगा। और या जो गिरफ्तार करवाया है वहीं एप्लीकेशन दे न्यायालय में कि हजूर छोड़ दीजिए इसे, तब बिना न्यायालय के आदेश के नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि जो गिरफ्तार करवाया है वहीं क्या दे दे, एप्लीकेशन। इसके बाद आपका अगला देखिए, आपका 1A शंका दूर की जा रही है कि अगर 2000 या उससे कम की रकम है तो निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करके सिविल कारागार भेजा जाएगा कि नहीं। तो मैंने क्या बताया कि अगर रकम 2000 या 2000 से कम है तो क्या निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करके सिविल कारागार में बंदी बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। फिर एक बार लिस्ट बनाइए। 2000 या कम की रकम है तो कोई बंदी नहीं। 2000 से ऊपर 5000 तक है तो कितना सप्ताह, 6 सप्ताह। 5000 से ऊपर 3 माह, हर हाल में कितना, 3 माह। अधिकतम कितना पूछ ले, 3 माह। अब आइए खंड 2। इस धारा के अधीन निरोध में से छोड़ा गया निर्णित ऋणी अपने छोड़े जाने के कारण ही अपने ऋण से उन्मोचित नहीं हो जाएगा, किंतु वह पुनः गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब भले ही छोड़ दिया गया हो, तो क्या छोड़ दिया गया तो अपने ऋण से मुक्त हो गया, नहीं, ऋण तो चुकाना ही होगा। हाँ, पुनः गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 58 और 59 में अंतर है। 58 में ये है कि अगर एक बार छोड़ दिया गया तो उसी डिक्री के निष्पादन में उसे पुनः गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं, यही पूछा जाता है, नहीं किया जाएगा। और 59 में उसे पुनः गिरफ्तार किया जा सकेगा, यही अंतर है। अंतर यह है कि 59 में पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है, तो 59 भी पूछी जाती है। रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना, यानी कि रुग्णता यानी कि इलनेस, यानी कि बीमारी के आधार पर, तो न्यायालय भी छोड़ सकता है, राज्य सरकार भी छोड़ सकती है कि बीमार हो गया तो इसे क्या किया जाए, छोड़ा जाए। लेकिन बीमारी के अगर बीच में ही बीमारी के कारण उसे छोड़ा जाता है तो पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है। और जितना दिन बचा था उतना दिन पुनः उसे क्या रखा जा सकता है, जेल में। तो थोड़ा घर पर ही पढ़ना है कि कब राज्य सरकार छोड़ती है और कब न्यायालय। अब आइए 60। अब दूसरा तरीका आपका ये है, 51 आ जाइए पहले, कि न्यायालय आपका डिक्री का निष्पादन कैसे करा सकता है। तो निर्णित ऋणी की संपत्ति को कुर्क करके बेचवाकर या बिना कुर्की के ही डायरेक्ट क्या कर दे, बेचवा दे। तो कुर्की के बारे में आपका जो प्रावधान किया गया है वो 60 से चलेगा इधर 74 तक। अब कुर्की के बारे में प्रावधान है। अब किस संपत्ति की कुर्की होगी, अटैचमेंट कैसे होगा, इसको जोड़ लीजिएगा। थोड़ा सीआरपीसी में भी, वहाँ भी निर्णय के पहले ही संपत्ति की कुर्की होती है। जब अभियुक्त फरार हो जाता है, गिरफ्तार नहीं होता, तो सीआरपीसी की धारा 82 में उद्घोषणा और 83 में क्या होती है, कुर्की। तो सीआरपीसी की धारा 83 में ये नियम है कि जब कुर्की होगी तो कोई संपत्ति बचाव की हकदार नहीं होगी, सभी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। बैल, गाय, भैंस से लेकर और आपका कह सकते हैं कि ट्रैक्टर से लेकर और आपका हल और खुरपी, हसिया, सब कुर्क किया जाएगा। एक एक ईंट कुर्क कर लिया जाएगा। लेकिन सिविल मामलों में उदारता बरती जाती है, कुछ संपत्तियां कुर्क होती हैं और कुछ कुर्क नहीं होती। अब धारा 60 देखिए, दो एंगल से पहले पढ़िए। आपका धारा 60 में क्या दिया गया है
तो दोनों प्रॉपर्टी दी गई है। आपका कौन सी संपत्तियां डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जा सकेंगी, ये भी दिया है। और कौन सी संपत्तियां कुर्क नहीं की जा सकेंगी, ये भी दिया है। तो पहला अटैक जो आपको करना है, 4 ऑप्शन देता है कि क्या कुर्क नहीं किया जा सकता। अकाउंट यानी कि लेखा बहियां, उसको अलग से लिखिए, अलग से कहीं लिखिए जो क्वेश्चन 1-2 बने हैं। आपका जो अकाउंट है या हिसाब किताब है, जो लेखा बहियां है, क्या उसे कुर्क किया जा सकता है कि नहीं, तो नहीं किया जा सकता। दूसरा जो अटैक करता है कि जो कृषि के उपकरण हैं निर्णीय त्रिणी के, वह भी कुर्क नहीं किए जाएंगे। तो ट्रैक्टर पर आता है, उसको अलग से लिखिए कहीं, क्या ट्रैक्टर कृषि उपकरण में शामिल है कि नहीं, शामिल नहीं है। तो नहीं है तो इसे कुर्क किया जा सकता है। किसके माध्यम से, यह ट्रैक्टर कृषि उपकरण में शामिल नहीं है। ट्रैक्टर कृषि उपकरण में शामिल नहीं है, अतः इसे कुर्क किया जा सकता है। इसके बाद आपका पूछा जाता है वेतन पर ज़्यादा अब तक के इतिहास में, या तो लेखा बही पूछा गया है या वेतन पूछा गया है। तो वेतन अभी हम बता रहे हैं आपका अलग से, क्योंकि उसमें आपका लोग उलझ जाते हैं, उसको बताना है अच्छे से। लेकिन शुरुआत किया जाए, पूरा पॉइंट तो बताना संभव नहीं है 60 का, लेकिन जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है उसको तो भाई बताना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार देखिए आपका धारा 60, वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। देखिए निम्नलिखित निम्नलिखित संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकती है। अब कौन कौन संपत्तियां हैं, भूमि हो गई, गृह हो गया, अन्य निर्माण हो गया, माल हो गया यानी कि गुड्स, धन हो गया, बैंक नोट हो गया, चेक हो गया, विनिमय पत्र हो गया, हुंडी हो गई, वचन पत्र हो गया, सरकारी प्रतिभूतियां हो गई, धन के लिए बंद पत्र हो गया, अन्य प्रतिभूतियां, ऋण भी कुर्क होगा, निगम अंश भी कुर्क होगा आपका। अगला देखिए, और उसके सिवा जैसा इसमें इसके पश्चात वर्णित हैं विक्रय की जा सकने वाली अन्य ऐसी सभी चल या अचल संपत्ति जो निर्णित ऋणी की हैं और जिस पर या जिसके लाभों पर वह ऐसी व्यय शक्ति रखता है, निर्णित ऋणी रखता है, जिसे वह अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकता हो, चाहे वह निर्णित ऋणी के नाम में धारित हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए न्यास में या उसकी ओर से धारित हो, इसका कोई मतलब नहीं है। जिन संपत्तियों पर वह लाभप्रद हित रखता है, अधिकार रखता है, चाहे उसका स्वामी न हो, उससे मतलब नहीं है, उन संपत्तियों को भी क्या किया जा सकता है, कुर्क। लेकिन कहीं भी आपको लेखा बही का उल्लेख नहीं मिला, यानी कि अकाउंट को कुर्क किया जा सकता है कि नहीं, कहीं भी एरेक्ट में इतना लिस्ट में नहीं दिया। तो कौन संपत्तियां कुर्क हो सकती हैं, पहला क्वेश्चन, तो इसी में से 3 ऑप्शन देगा उपर्युक्त सभी। लेकिन सबसे खतरनाक रहता है कि कौन संपत्ति कुर्क नहीं हो सकती, तो इसमें से 3 देगा और एक नीचे वाले जो खंड हैं वो देगा। तो आगे अब देखिए, परंतु निम्नलिखित विशिष्ट वस्तुएं ऐसे कुर्क और विक्रय नहीं की जा सकेंगी। यानी कि नीचे कुछ संपत्तियों का वर्णन किया गया है जिनकी आपका कुर्की और विक्रय किया जा सकता है कि नहीं, आपका नहीं किया जा सकता। यानी कि कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिनकी कुर्की और विक्रय किया जा सकता है कि नहीं, नहीं किया जा सकता। तो पहला देखिए, निर्णित ऋणी, उसकी पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र हो गए,
भोजन पकाने के बर्तन हो गए, चारपाई और बिछौने हो गए, और ऐसे निजी आभूषण जिन्हें कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से अलग नहीं कर सकती, यानी कि निजी आभूषण भी धार्मिक प्रथा से, ये सब कुर्क होंगे कि नहीं, नहीं होंगे। शिल्पी के औजार इत्यादि कृषि उपज कुर्क होंगे कि नहीं होंगे। इसके बाद कृषक के घरेलू नौकरों के जो उपभोग के लिए भूमि है, वे भी नहीं होंगे। लेखा बहिया महत्वपूर्ण है, वो भी नहीं होगा। नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र, ये भी नहीं होगा। वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार, ये भी नहीं होगा। पेंशन भी कुर्क नहीं होगी। श्रमिकों और घरेलू नौकरों की मजदूरी भी कुर्क नहीं होगी। अब आपका भरण पोषण पर ही पूछा जाता है कि भरण पोषण की डिक्री से भिन्न किसी डिक्री के निष्पादन में वेतन का प्रथम 1,000 और बाकी का 2/3 कुर्क नहीं होगा। अब देखिए आपका यही गलती होती है, थोड़ा इसको चार्ट बना लीजिए। अगर आपका दे भरण पोषण की डिक्री पारित की गई है, पहले भरण पोषण की डिक्री में देखिए, लिख लीजिए तो अलग से। अगर डिक्री भरण पोषण की है, उसका निष्पादन कराना है, तो वेतन का कितना भाग कुर्क हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, अगले खंड से कवर होगा। इसको अच्छे से लिख लीजिए, रट्टा मार कर जाइएगा। तो वेत आपका ये दिया है कि भरण पोषण की डिक्री के निष्पादन में वेतन का 1/3 हिस्सा कुर्क नहीं होगा। तो लिख लीजिए 1/3 हिस्सा कुर्क नहीं होगा। तो बचा कितना, 2/3 हिस्सा कुर्क होगा। यहीं पहले नियम बनाइए, उसके बाद समस्या जो आई है। अगर मेंटेनेंस की डिक्री है, अर्थात अगर डिक्री भरण पोषण की है, तो ऐसी कंडीशन में वेतन का 1/3 हिस्सा कुर्की से मुक्त है, कुर्क नहीं होगा। तो कितना हिस्सा कुर्क होगा, 2/3। देखिए समस्यात्मक क्वेश्चन बना है इस पर। आपका समस्या 9,000 वाली बनी है। एक व्यक्ति है जो 9,000 रुपया वेतन पाता है, उसकी पत्नी ने भरण पोषण का मुकदमा किया, पत्नी जीती, वह भरण पोषण नहीं दे रहा है, तो 9,000 में से कितनी रकम कुर्क नहीं की जा सकती, नहीं पूछे तो कितना, 1/3। तो 1/3 तुरंत निकाल लीजिए, तो आपका तितिल का 9। तो कितना कुर्क नहीं किया जा सकता, 3,000। लेकिन यही क्वेश्चन घुमाता है कि कितना कुर्क किया जा सकता है। तो आपका 2/3, तो 9,000 का 2/3 निकालेंगे, तो आपका 3 दूनी 6। तो कितना कितना कुर्क हो सकता है, 6,000। और इस उदाहरण में कितना कुर्क नहीं हो सकता, 3,000। लेकिन ये जो नियम है सभी डिक्रियों के निष्पादन में नहीं लागू होगा। दिमाग स्थिर करके जाइएगा, खूब गलती होती है आपका केवल और केवल किस डिक्री में, मेंटेनेंस की। फिर एक बार हम बता रहे हैं, क्योंकि बार बार लोग पता ना क्यों गलत करके आ रहे हैं, दोबारा हम बता रहे हैं। अगर डिक्री मेंटेनेंस वाली है, भरण पोषण वाली, तो एक वेतन का 1/3 हिस्सा कुर्क नहीं होगा, और 2/3 हिस्सा क्या होगा, कुर्क। तो समस्या भी बना है। अब यही समस्या 3,000 पर भी बन सकता है, 18,000 पर, तो 3,000 पर ही बन सकता है। लेकिन 9 जो बना है समस्या झारखंड एजेस में इत्यादि में, वो 9,000 की ही बनी है। तो 9,000 का 1/3 हिस्सा कुर्क नहीं होगा, यानी कि 3,000, और 2/3 हिस्सा कुर्क हो सकेगा, यानी कि 6,000। तो ऐसे बना है, कितना कुर्क होगा रकम, कितना नहीं होगी। तो भाई कोई समस्या हो तो बताइए, दोबारा बताया जाए।
नहीं तो आगे बढ़ा जाओ। अब इसी को थोड़ा चेंज करिए। अब देखिए कहाँ गलती हो। भरण पोषण से भिन्न डिक्री, एक ही शब्द में अंतर आ जाएगा। अगर भरण पोषण से जैसे ही भिन्न दे, सिवाय दे, भरण पोषण के अलावा डिक्री के निष्पादन में वेतन का कितना हिस्सा कुर्क होगा, अगर ये दे तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। उसके लिए नियम अलग चलेगा। उसका नियम यह है कि वेतन का प्रथम 1,000 कुर्क नहीं होगा और प्लस बाकी का 2/3 कुर्क नहीं होगा। यानी कि अगर भरण पोषण से भिन्न डिक्री है और वे उस डिक्री के निष्पादन में वेतन को कुर्क करना है, तो दिमाग स्थिर करके देखिएगा वेतन का कितना कुर्क नहीं होगा। तो आपका वेतन का प्रथम 1,000 और जो 1,000 के बाद बचा है उसका कितना 2/3, ये कुर्क होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो कितना कुर्क होगा? तो भाई इसके सिवाय एक उदाहरण इस पर दे दिया गया। देखिए आपका उदाहरण जो दिया है 10,000 पर दिया है कि एक व्यक्ति 10,000 वेतन पाता है, डिक्री भरण पोषण से भिन्न है, उसके निष्पादन में 10,000 में से कितनी रकम कुर्क नहीं होगी और कितनी रकम कुर्क होगी। तो पहले कितनी रकम कुर्क नहीं होगी वह निकाल लिया जाए। तो सबसे पहले 10,000 में से प्रथम कितना माइनस कर देना है? 1,000। तो 1,000 पहले घटा दीजिए, कितना बचा आपका? 9,000। 9,000 का और कितना कुर्क नहीं होगा? 2/3। तो 9,000 का कितना निकालेंगे? 2/3। तो आपका तो 6,000। तो ये 1,000 ये हो गया और शेष का 2/3 कितना आ गया? 6,000। तो 1,000 ये कुर्क नहीं होगा और ये 6,000 कुर्क नहीं होगा। तो 10,000 में कुल कितना कुर्क नहीं होगा? 7,000। तो 10,000 के बाद अब बचा ही क्या? 3,000। तो कुर्क कितना हो सकेगा? 3,000। यही आपका दिमाग लगाना है। ये नियम कब लागू होगा? मेंटेनेंस के मामले में कि मेंटेनेंस से भिन्न मामलों में? तो मेंटेनेंस से भिन्न मामलों में, यानी कि भरण पोषण से भिन्न डिक्री है तब ये नियम याद रखिए। फिर हम बता रहे हैं एक बात, वेतन का प्रथम 1,000 और शेष का 2/3 कुर्क नहीं होगा और इसके बाद जो बचेगा वह क्या होगा? कुर्क होगा। एक उदाहरण भी हमने 10,000 पर आपको बताया। कोई समस्या हो तो भाई बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। किसी को अगर न समझ में आए, क्योंकि गलती 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत करके ही आते हैं। तो उसका ट्रिक ये है कि पहले तो ये देखिए कि आपका आप माने क्वेश्चन क्या है, भरण पोषण पूछ रहा है कि भरण पोषण से भिन्न डिक्री पूछ रहा है। भिन्न आ जाए तो जो बाद वाला नियम है वो, अब भरण पोषण वाला आ जाए तो जो हमने पहले नियम बताया वो दिमाग में बैठाना है। अंतर काफ़ी आ जा रहा है भरण पोषण और भरण पोषण से भिन्न में। कोई समस्या हो तो बताए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए इसमें। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि बीमा पॉलिसी इत्यादि, आपका भावी भरण पोषण का अधिकार इत्यादि कुर्क नहीं होगा। देख लीजिएगा थोड़ा घर पर, लेकिन जो आपका पूछा जा सकता है और पूछा गया है इतिहास में वह बता दिया गया। अब धारा 61 आ जाइए, कृषि उपज को, धारा 61 कृषि उपज को भागता छूट। एक लाइन क्वेश्चन बना है कि डिक्री के निष्पादन में कृषि उपज को भागता छूट की धारा के तहत दी जाती है? 61 के तहत। दूसरा क्वेश्चन कौन दे सकती है? राज्य सरकार, फिर छूट दे देगी। इसके बाद 62 निवास गृह में संपत्ति का अभिग्रहण। तो निवास गृह में घुसते हैं यानी कि घर में किसी के,
तो पहला नियम है कि आपका अगर चल संपत्ति कुर्क ही करना है तो रात में न घुसिए, यानी कि सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश किया जाएगा कि नहीं? नहीं। खोलकर तोड़ने वाला देखिए, अगर पहले क्या कहा गया, खटखटाया जाएगा कि तोड़ दिया जाएगा दरवाज़ा, और नहीं खोलता है तो क्या करिए, तोड़ दीजिए। और अगर स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है तो उसे पूरा दिया जाएगा कि वो हट जाए, नहीं हटती है तब तोड़ दीजिए। तो आपका निवास गृह में संपत्ति का अभिग्रहण, वही नियम आया। आपका धारा 55 का हमने बताया था कि निवास गृह में गिरफ्तारी करनी है, तो वहाँ भी तो यही नियम था, रात में नहीं घुसा जाएगा, फिर जब तक खोले न खोल दे तो ठीक, नहीं तब तोड़ा जाएगा। देश की रूढ़ के अनुसार स्त्री कोई है जो लोगों के सामने नहीं आती तो उसके क्या किया जाएगा, निकलने का। 62। इसके बाद आपका 63, कई न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति के बारे में दावे आपका कह सकते हैं कि कौन सा न्यायालय सुनेगा। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, देखिए मान लीजिए प्रयागराज के न्यायालय ने भी डिक्री पारित कर दी, बनारस के भी न्यायालय ने, लखनऊ के न्यायालय ने, और तीनों न्यायालयों की डिक्री का पालन करते हुए एक ही संपत्ति क्या कर ली गई, कुर्क। अब समस्या ये है कि कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां आपका कह सकते हैं कि किस न्यायालय द्वारा आपका कह सकते हैं डिसाइड किया जाएगा। तो जो उसमें सबसे ऊंचा होगा, यानी कि बड़े वाले द्वारा, यानी कि जो क्या होगा कैटेगरी में, ऊंचा होगा कि आपका कह सकते हैं कि नीचा होगा, ऊंचा होगा। अब समस्या ये आया कि सब बराबर हैं तब क्या होगा। तो देखिए बैरक की भाषा, जहाँ वह संपत्ति जो डिक्री जो किसी न्यायालय की अभिरक्षा में नहीं है, एक से अधिक न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क हुई है, वहाँ वह न्यायालय जो ऐसी संपत्ति को प्राप्त या आप्त करेगा और उसके संबंध में किसी दावे या उसकी कुर्की के संबंध में किसी आक्षेप का अवधारण करेगा, वह न्यायालय होगा जो सबसे ऊंची श्रेणी का है। और जहाँ कोई श्रेणी ऊंची नहीं है, सब बराबर है, तब कौन न्यायालय ये सब डिसाइड करेगा। तो जिस न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में सबसे पहले वह संपत्ति क्या हुई थी, कुर्क। देखिए अगर मान लीजिए भिन्न भिन्न कैटेगरी के न्यायालय हैं तो जो ऊंचा न्यायालय होगा वो डिसाइड करे, लेकिन एक ही कैटेगरी के न्यायालय हैं तब तो जिस न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में सबसे पहले वो संपत्ति कुर्क हुई थी, वही न्यायालय अब उस पर आपत्ति इत्यादि का क्या करेगा, निस्तारण। इसके बाद आ जाइए आपका 64, कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रमण का शून्य होगा। न्यायालय ने कुर्क कर दिया तो अब वो जन न्यायालय की अभिरक्षा में संपत्ति आ गई और पता लगा कि मालिक संपत्ति को बेचकर क्या हुआ, फरार। वह विक्रय बताइए, कुर्क हो गया है, कुर्की के बाद विक्रय कर रहे हैं तो विक्रय वैध होगा कि शून्य होगा, शून्य होगा, क्योंकि वो संपत्ति अब किसके कस्टडी में आ गई है, न्यायालय की। अब बेचने का क्रेता का हक 65 भी पूछा जाता है, जहां किसी डिक्री के निष्पादन में अचल संपत्ति का विक्रय किया गया है और ऐसी विक्रय आत्यांतिक होता वहां यह समझा जाएगा कि संपत्ति उस समय से जब उसका विक्रय किया गया है, न कि उस समय से जब विक्रय आत्यांतिक हुआ है, क्रेता में निहित हो गई है। देखिए नियम थोड़ा समझना पड़ेगा आपका, हल्का सा। देखिए मान लीजिए कि नीलामी हुई, नीलामी में एक संपत्ति बेची गई, तो ऐसी कंडीशन में आपका क्रेता तो खरीद लिया। मैं ऑर्डर बताते समय बताया था कि 25% रकम तुरंत जमा करनी पड़ती है। जैसे 1 लाख की संपत्ति खरीदा तो 25,000 नीलामी के तुरंत बाद ही क्या करना पड़ेगा, जमा। और के लिए मौका दिया जाता है। तो हक
अब ये है कि आपका जो व्यक्ति खरीदा है अभी उसको हक मिला नहीं, क्योंकि कुछ समय रहता है आपका 60 दिन का। और 30 दिन है कि 60 दिन, हल्का सा चुनौती देने के लिए 30 दिन शायद कम किया गया है कि ये लिमिटेशन में मुख्य रूप से दिया गया है, 60 दिन शायद है। चलिए छोड़ दीजिए, समय नहीं, नहीं उससे मतलब नहीं, यहाँ बेचने के बाद हम बता रहे हैं। देखिए उसको छोड़ दीजिए, बता देंगे फिर भाई, कंफ्यूज में ना बताया जाए, नहीं तो वहीं याद कर लेंगे। देखिए अगर 1 जनवरी को ए ने कोई संपत्ति नीलामी में खरीदी, आपका मैंने आपका, तो ए को हक तो 1 तारीख को मिल गया, लेकिन हक पूर्ण आपका कुछ समय बाद होता है। यानी कि कुछ समय ऐसा रहता है कि कोई व्यक्ति बिक्री की मैंने आपका विक्रय इत्यादि के बारे में चैलेंज कर सकता है कोर्ट में कि ये अवैध है। तो आपका क्रेता को हक तो मिला, लेकिन आत्यांतिक कुछ समय बाद होता है। लेकिन आत्यांतिक उसे तब से माना जाएगा जब से वह नीलामी में खरीदा है, भले बाद में उसका हक पूर्ण हो। तो यही बात आपका 65 बताते हैं, इसको हम देख लेंगे, समय तो और बताएंगे। इसके बाद 67 छोड़ देना है, 68 से लेकर 72 तक निश्चित है। अब 73 आ जाइए, यहाँ आपका क्वेश्चन बनता है आनुपातिक वितरण का सिद्धांत की धारा में है। यही एक क्वेश्चन बना है आपका, कई राज्यों में लिखिए 73, आनुपातिक वितरण का सिद्धांत। आनुपातिक वितरण का सिद्धांत आपका किस सेक्शन में दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 73 में। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति है हारने वाला, जीतने वाले कई हैं, और कई डिक्रियों के निष्पादन में एक ही संपत्ति कुर्क करके बेची गई, तो आपका आनुपातिक वितरण होगा संपत्ति का। आपका जो जितना अधिक दिया है उस अनुपात में उसमें पैसा पाएगा। तो एक उदाहरण देख लिया जाए, सबसे अच्छा रहेगा। आनुपातिकता का सिद्धांत पूछा जाता है, ये प्री में और मेंस में भी झारखंड में आ चुका है। प्री के लिए भी तैयार करना है सिद्धांत को। ए, बी और सी, ए ने डी के खिलाफ मुकदमा किया था, बी ने भी डी के खिलाफ किया था, और सी ने। ए जीता है 100 रुपया, बी जीता 50 रुपया, सी जीता 50 रुपया। तीनों डिक्री का निष्पादन हुआ, डी की संपत्ति आपका क्या हुई? कुर्क हुई, बेची गई, तो बेची गई तो आया 100 रुपया। यानी कि आपका अब समस्या ये है कि भाई पैसा अदा करना है 200, और डी की संपत्ति विक्रय से जो धन आया कितना आया? 100 रुपया। तो भाई अब एक ही आदमी को न दे दिया जाए, क्योंकि साम्य समता में विश्वास करती है, असमता में नहीं। बराबरी का हक है, भले हम कम दिए हैं लेकिन हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो कानून ये कहता है कि आनुपातिक वितरण होगा। तो बताइए आनुपातिक वितरण में ए को कितना मिल जाएगा? 50, बी को कितना? 25, सी को कितना? तभी तो 50, 25, 25, 100 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो 50 इनका डूब गया, इनका 25, इनका 25, उसका क्या? कुछ नहीं, अब क्या? आपका भाई जितना आपका झुनझुना बजाएं, या आपका और क्या कुछ उपाय थोड़े हैं उसका। तो इसी को आनुपातिक वितरण कहते हैं। अब आइए 74 लास्ट देखा जाए, इससे आगे। निष्पादन का प्रतिरोध। निष्पादन का प्रतिरोध से भी आपका क्वेश्चन बनता है।
देखिए, निष्पादन का प्रतिरोध से भी क्वेश्चन बनता है। इसमें ये है कि अगर अचल संपत्ति का कब्जे की डिक्री पारित की गई है कब्जा देने की, तो तुरंत याद रखिएगा, लिख लीजिए भले ही। आदेश 20 का नियम 9 धारा 74 पर लिखना है। अचल संपत्ति के बारे में डिक्री, कब्जा लौटाने के बारे में, अचल संपत्ति के प्रत्युदाहरण रिकवरी या कब्जा लौटाने के बारे में जो डिक्री पारित की जाती है, उसकी प्रक्रिया कहाँ दी गई है, ये आ चुका है जे में, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। आदेश सीपीसी के आदेश 20 के किस नियम में, 9 में, और चल संपत्ति 10 में, हक सुफा 14 में। आदेश 20 का नियम 9 क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। न्यायालय ने बी को आदेशित किया कि हे बी, तुम ए को इस अचल संपत्ति का कब्जा दे दो। पुलिस गई, न्यायालय के अधिकारी गए कब्जा दिलवाने, और बी या बी की ओर से कुछ लोग क्या करने लगे, निष्पादन का प्रतिरोध करने लगे, बाधा डालने लगे। तब क्या किया जाए? अब बल का प्रयोग होगा, यानी कि प्रेम से नहीं मानेंगे तो क्या होगा, बल का प्रयोग। ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार करके और सिविल कारागार भेजे जाएंगे। जो लोग विरोध कर रहे हैं तो कितने दिन के लिए भेजे जाएंगे? 30 दिन। वही नियम याद, कितने दिन? तो निष्पादन का प्रतिरोध करना आपका भारी पड़ेगा। इसी के साथ तमाम धाराएं जोड़ दी जाएंगी। एक तो अगर न्यायालय की आदेशिका का प्रतिरोध कर रहे हैं, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, तो 141 आईपीसी में इनका जो जमाव होगा वह अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी, विधि विरुद्ध जमाव। लेकिन व्यक्तियों की संख्या कितनी हो, 5 या 5 से अधिक। और ये धारा 74 के तहत भी सिविल न्यायालय इन लोगों को जो विरोध कर रहे हैं कब्जा दिए जाने का, जेल भेज देगा। तो कितने दिनों तक अधिकतम जेल भेजेगा? 30 दिन। वहीं पूछा जाता है ज़्यादातर आपका 74, तो 73 से भी। इसके बाद कमीशन आ जाए, हल्का सा तब ब्रेक दिया जाए। कमीशन के बारे में प्रावधान आपका भाग 3 में है, धारा 75 से लेकर 78 तक। और आपका आदेश जो है 26 है, आपका कमीशन जारी किया जा सकता है। कुल 7 कंडीशन दी गई हैं 75 में। आपका किसके लिए जारी नहीं हो सकता, ये थोड़ा याद रखिएगा, सातों कंडीशन। अन्य न्यायालय को कमीशन 76 में ज़्यादातर जो धारा पूछने का चांस है 77 और 78। 77 से क्वेश्चन पिछली बार बना था। अनुरोध पत्र कमीशन के बदले लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की धारा के तहत जारी किया जा सकता है, 77 के तहत। और विदेशी कमीशनों का निष्पादन कैसे है आयोगों का, 78। इसमें आप ज़्यादा न मैंने अंदर जाइए, हल्का हल्का पढ़ना है। फिर एक बार देखिए, आपका 75 में कब कमीशन निकाला जाएगा, अन्य न्यायालयों को कमीशन 76। 77 में कमीशन के बदले क्या, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। 77 में विदेशी कमीशनों का निष्पादन। विदेशी कमीशन, हाँ, विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन, हल्का ही पढ़ना है, सेक्शन ही पूछा जाता है। इसके साथ प्रक्रिया किस आदेश में दी गई है, तो आपका आदेश 20 आपका 6। तो आइए धारा 3 से आपका न्यायालयों की अधीनस्थता, यानी कि आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट दिया गया है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका कैसे बना था कि स्मॉल काजेज कोर्ट या लघुवाद न्यायालय किसके अधीनस्थ होता है, यही क्वेश्चन आपका बना था। उसमें दिया था जिला न्यायाधीश के, हाई कोर्ट के, दोनों के, इनमें से कोई नहीं।
तो आप दोनों मारेंगे। अगर यही क्वेश्चन दे दे सुप्रीम कोर्ट का भी, तो सुप्रीम लघुवाद न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के भी क्या है, अधीनस्थ। अब कौन किसके अधीनस्थ हैं, कौन किसके अधीनस्थ नहीं है, एक चार्ट बना लेना चाहिए। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट नहीं है, ये है ना, मार दीजिएगा। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ का मतलब कंट्रोल ही न करना, बल्कि अपॉइंट करना, ट्रांसफ़र करना और बर्खास्त करना भी आता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के जज को बर्खास्त नहीं कर सकते, आपका पदच्युत नहीं कर सकते। अतः हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सबॉर्डिनेट नहीं माना जाता। पहला क्वेश्चन आपका, राज्य में जितने न्यायालय हैं वह सभी हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं, चाहे जिला न्यायालय, चाहे सिविल जज जूनियर डिवीजन, चाहे नहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, या नीचे का लघुवाद न्यायालय। तो क्वेश्चन आपका ये दो मॉडल बनते हैं कि न्यायालयों की अधीनस्थता किस धारा में, तो 3 में। और लघुवाद न्यायालय किसके अधीनस्थ होगा, तो हाई कोर्ट के भी और उस जिले के जिला जज के भी, यानी कि डीजे यानी कि जिला न्यायाधीश के भी अधीनस्थ होगा। दोनों मार कर आइए, मैं फिर बता दूं कौन मार कर आना है, दोनों। धारा 4 आ जाइए, सेविंग क्लाज। सेविंग क्लाज का मतलब आपका ये होता है कि कुछ चीज़ों को बचाया जाता है। अर्थात भले ही सीपीसी बन गई, लेकिन अगर कोई स्पेशल लॉ या लोकल लॉ अलग से बना दिया गया और उस स्पेशल या लोकल लॉ में कोई अलग प्रोसीजर दे दिया गया, तो और तो ऐसी दशा में वहाँ वे प्रोसीजर लागू होंगे। और अगर किसी लोकल लॉ स्पेशल लॉ में कोई अलग से प्रोसीजर नहीं दिया गया है, तो उन मामलों में भी सीपीसी क्या होगी, लागू। सेम नियम आपका जहाँ जहाँ सेविंग क्लाज है, आईपीसी में भी है, कॉन्ट्रैक्ट में भी है, टीपीए में भी है, लगभग हर एक जगह रहता है। आपका जैसे आईपीसी में सेक्शन 5 सेविंग क्लाज है कि अगर सैनिकों को दंडित करने के लिए या कोई लोकल लॉ कोई स्पेशल लॉ बन गया, या आपका लोक सेवकों के लिए अलग कानून बन गया, तो आईपीसी उस पर विपरीत प्रभाव डालेगी कि नहीं, नहीं डालेगी। तो अगर स्पेशल लॉ या लोकल लॉ कोई सिविल मामलों में बना है, तो वह प्रक्रिया अब लागू होगी कि सीपीसी वाली वह प्रक्रिया। लेकिन अगर उसमें कोई प्रक्रिया न दी गई हो, तब सीपीसी वहाँ भी क्या करेगी, काम। अगला आ जाइए, धारा 5 संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। संहिता राजस्व न्यायालयों पर भी लागू है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो रेवन्यू के लिए, राजस्व न्यायालयों के लिए अलग से कानून बना सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 बन गया है। तो अब जो क्वेश्चन आपका बना है, सतर्क रहना है कि सीपीसी के प्रावधान किसमें लागू नहीं होते। भाई ये क्वेश्चन आया है, एक लिख लीजिए, सेवा संबंधी मामलों में, यानी कि जो सर्विस मैटर होते हैं, जो सेवा संबंधी मामले होते हैं, उसमें सीपीसी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि सेवा संबंधी मामलों में संविधान का अनुच्छेद 311 अप्लाई होगा। क्वेश्चन आ चुका है, सेवा संबंधी मामलों में आपका कौन सा अनुच्छेद काम करेगा, 311 अप्लाई होगा, अनुच्छेद 311। अतः सेवा संबंधी मामलों में क्या सीपीसी के प्रावधान लागू होंगे कि नहीं, नहीं होंगे। ये आपका क्वेश्चन बनता है। राजस्व न्यायालयों पर लागू है, मैं फिर बता दूं, ये ना कहेगा कि नहीं लागू है।
आपका। लेकिन अगर राजस्व न्यायालय के लिए अलग कानून बन गया तब वहाँ अप्लाई ये कानून नहीं करेगा, लेकिन नहीं बना है तब तो लागू है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, किसमें लागू नहीं है देखिएगा। इसके बाद धारा 6 भी आई है, धन संबंध, बस एक लाइन आपका पिकुनरी जुरिडिक्शन, धन संबंधी अधिकारिता किस धारा में दी गई है, तो धारा 6। जो गलत होता है फिर एक जगह एकत्र कर लीजिए, धारा 3 और धारा 6 बार बार कंफ्यूजन होता है, और वही कंफ्यूजन अब फिर एक बार दूर करिए। अगर अधीनस्थता आए अगर न्यायालयों की अधीनस्थता आए तो सेक्शन 3 मारकर आना है, और अगर धन संबंधी अधिकारिता आ जाए तो सेक्शन 6। बार बार गलत होता है। आम यानी कि हैदर बख्श वाला खुदा बख्श, और खुदा बख्श वाला किसमें आपका हैदर बख्श। एक गलती और होती है बार बार आपका, जो ये मेंटेनेंस वाला हमने धारा 60 में बताया, फिर हम बता रहे हैं। चौथी बात, अगर भरण पोषण की डिक्री है तो दिमाग स्थिर करके समझिए, 2/3 हिस्सा कुर्क होगा और 1/3 हिस्सा कुर्क नहीं होगा। यही दिमाग में बैठाना, हमेशा गलती लोग करके आते हैं। अगर भरण पोषण से भिन्न डिक्री है तो वेतन का प्रथम 1,000 और 1,000 के बाद जो बचा है शेष का 2/3 कुर्क नहीं होगा, कुर्क नहीं होगा। इसके बाद जो आपका बचेगा वही कुर्क होगा। तो ज़्यादा कुर्की किस में हो रही है, भरण पोषण वाले में कि भिन्न में, भरण पोषण। अब भाई भिन्न में क्या है, कम। आपका भिन्न वाले में थोड़ा वेतन का कितना भाग, कम भाग हो रहा है। और समस्या भी उसी प्रकार, अधीनस्थता दे तो धारा 3 और धन संबंधी अधिकारिता दे तो 6, राजस्व न्यायालय पर लागू 5, सेविंग क्लाज आपका 4। कहाँ लागू नहीं होगा, आपका सेवा मामलों में। आपका सेवा मामलों में कौन सा आर्टिकल लागू होगा, 300। ऐसे रटना, इस समय कम समय में यही तरीका है। देखिए 7-8 धाराएं ऐसे ही आप रट्टा मारना है। इसके बाद 7 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, 8 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय, कोई मतलब नहीं है आपका। 9, 10, 11 थोड़ा डिटेल में हम बताएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण धाराएं हैं, शॉर्टकट में काम नहीं चलता, क्योंकि कई टेक्निकल क्वेश्चन और केस भी हैं। आइए 12 से शुरू किया जाए। 12 से लेकर और आपका जो इधर 35 बी, 35 बी तक की धाराएं हैं, 36 से हम बता चुके हैं। इधर से आपका एक बार 3 क्वेश्चन जे में बना है, एक बार 2 क्वेश्चन, यानी कि हमें लगता है कि इन धाराओं से आपका अधिकतम 3 भी बन सकता है, लेकिन कम से कम आपका 2 बनना चाहिए धारा 12 से लेकर 35 बी तक में। क्योंकि एक बार आपका 3 क्वेश्चन बना है, जाकर देखिएगा क्वेश्चन बनता रहता है। धारा 12 आ जाइए, अतिरिक्त वाद का वर्जन, बार टू फर्दर सूट, यानी कि अपर वाद का वर्जन या अतिरिक्त वाद का वर्जन कहा जाता है। दिमाग स्थिर करके समझिए इसको। अगर कोई वादी एक ही वाद हेतु के आधार पर कई अनुतोष प्राप्त कर सकता था तो उसे एक ही मुकदमे में सभी अनुतोषों को मांग लेना चाहिए। अगर वह कुछ अनुतोष मांगता है, कुछ अनुतोष नहीं मांगता है, तो जो अनुतोष वह नहीं मांगा है अब उसके लिए क्या पृथक मुकदमा ला सकता है कि नहीं, बताया गया था ना सीपीसी में, नहीं ला सकता। यही आपका ये अनुतोष में है। और यही मामला अगर आधार में पूछ दे तो 11 और अनुतोष में पूछ दे तो 12। अगर आपका आधार पूछ दे कि आपके पास 2 आधार जीतने के लिए मौजूद थे, तो कानून कहता है कि एक ही मुकदमे में दोनों आधार क्या करिए, उठा दीजिए। अगर आपने एक आधार उठाया, एक नहीं उठाया, तो कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, अन्वयिक प्रांग न्याय, धारा 11 का कौन सा स्पष्टीकरण,
4, 8 नहीं भाई। हाँ 4 हैं। वो निष्पादन कार्रवाई में है आपका, और सक्षमता 4 हैं भाई। देखिए उत्साह में आपका, जोश में होश नहीं खोना है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई दिमाग अस्थिर करके एग्जाम में, ये नहीं कि 8 दिया है तो आप 4 है, इसीलिए हम अभी नहीं बताए, कल हम बताएंगे, याद करवाएंगे इसको। ये नहीं है कि आठों स्पष्टीकरण याद करवाएंगे 3 बार, ताकि गलत ना हो, पूछा जाता है। तो आपका स्पष्टीकरण 4 के अनुसार आप सभी आधारों को उठा दीजिए। अगर कुछ आधार उठाए कुछ नहीं उठाए तो कानून मान लेगा कि आपने सभी आधारों को क्या किया, उठा दिया। सबसे अच्छा उदाहरण संविदा भंग पर देखा जाए। ए ने बी से संविदा की, बी ने संविदा भंग कर दी, ए मुकदमा कर रहा है, तो आपका जो ए है वो संविदा के विशिष्ट पालन की भी मांग कर सकता है, अप्रतिकर की। तो आप लोग बताइए, सारे भी पढ़े सुबह वाले पीरियड में लोग, अगर वह विनिर्दिष्ट अनुतोष की मांग किया और प्रतिकर की मांग नहीं किया, तो क्या न्यायालय स्वेच्छा से मुआवजा दिलवा देगा? नहीं। तो कब तक अभिवचन में संशोधन करके मांग कर सकता है? निर्णय के पहले कभी भी। और नहीं मांग किया, लास्ट तक फैसला आ गया, तो क्या अब नया मुकदमा कर देगा कि हमें प्रतिकर भी दिलवाया जाए? तो इसी को हम कहते हैं फर्दर सूट का बार, यानी कि अपरवाद या अतिरिक्तवाद का वर्जन किस धारा में दिया गया है? 12। अब तो मेंस में पूछी जा रहे हैं, कई नियमों में है, अब उतना बताना हमारे लिए संभव नहीं है, नहीं तो कई नियम इसके साथ चलते हैं अपरवाद के वर्जन में। लेकिन आपका इसका उद्देश्य है कि वादों की बाहुल्यता को क्या किया जाए, रोका जाए। इसका उद्देश्य क्या है? धारा 13, 14 आ जाइए, आपका 13 आइए। 13 में विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा? तो हमने बताया था विदेशी निर्णय को 2 वर्गों में बांटा था, पहले वो वर्ग बांट लीजिए। विदेशी निर्णय को हमने 2 वर्गों में बांटा था। पहला वर्ग हमने बांटा था ऐसे विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आपका जो आपका व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के हों, यानी कि भारत सरकार ने जिनके साथ क्या कर रखा है, समझौता। तो बताइए, तो 44 ACPC याद रखिएगा, बताया गया था कल। 44A व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के डिक्रियों का निष्पादन। तो आपका वहाँ के निर्णय की प्रमाणित प्रति लाइए। भारत के सक्षम न्यायालय में आप डीजे के न्यायालय, सक्षम नहीं, किस न्यायालय में, एक एप्लीकेशन दीजिए और निर्णय को लागू कराइए। डीजे उस निर्णय को ऐसे लागू करेगा मानो वह निर्णय उसने स्वयं पारित किया था। लेकिन अगर व्यतिकारी से भिन्न हो, जैसे भरण पोषण से भिन्न, तो ताम झाम ज़्यादा है। वहाँ का आप निर्णय की प्रमाणित कापी लाइए, भारत के सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर करिए। प्रतिवादी को बुलाया जाएगा, सुना जाएगा। अगर वादी के पक्ष में भारत के भी न्यायालय निर्णय देते हैं और विदेशी निर्णय भी वादी के पक्ष में है, तब तो निष्पादन होगा। अगर भारत में हार गया वादी, तो विदेशी निर्णय लेकर झुनझुना बजाता रहे, कोई निष्पादन नहीं। तो ये लेकिन किस राज्य क्षेत्र के लिए? तो जो आपका व्यतिकारी है कि व्यतिकारी से भिन्न है, व्यतिकारी से भिन्न। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 13 और 14 में पूछा गया है। धारा 13 विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होता, कब अकाट्य नहीं होता। अब क्वेश्चन ये बनता है कि विदेशी निर्णयों पर किन आधारों पर आपत्ति की जा सकती है, 13 में दिया गया है, उन आधारों पर हम आपत्ति कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विदेशी निर्णय का प्रभाव पूछा जाता, उसको लिख लीजिए। परसोनम होता है कि रेम होता है, ये पूछ सकता है, परसोनम, रेम नहीं। धारा थोड़ा बेरक की भाषा पकड़िए। विदेशी निर्णय उसके द्वारा, हाँ अभी थोड़ा भूमिका और देख लिया जाए तब, अभी नहीं भाई विदेश, अभी हम बेरक में आपको टेक्निकल पॉइंट बताएंगे 1-2, लेकिन कम से कम भूमिका में याद रखिए कि प्रभाव व्यक्तिबंधी होता है,
कि लोकलक्षी, व्यक्तिबंधी रहेगा तो जजमेंट इन पर्सोनम, और लोकलक्षी रहेगा तो जजमेंट इन रेम। तो अगर कोई निर्णय, कंसेप्ट बना लीजिए, अगर किसी निर्णय से केवल पक्षकार और उनके हित प्रतिनिधि बाध्य होते हैं तो वह पर्सोनम नेचर का है, यानी कि व्यक्तिबंधी। और अगर किसी निर्णय से पूरा विश्व बाध्य होता है तो वह रेम नेचर के हैं, लोकलक्षी, सर्वबंधी, विश्वव्यापी। लोकलक्षी निर्णय या जजमेंट इन रेम का प्रावधान केवल एक जगह एविडेंस में है, पूछा जाता है, भले लिख लीजिए 41। कितने विषयों पर दिए गए हों? 4। सक्षम न्यायालय की अक्षम, और अंतरिम की अंतिम, हाँ अंतिम, अंतरिम ना मार दीजिएगा, डिक्री आदेश या निर्णय। 4 विषय बताइए कौन कौन से एविडेंस में? विवाह, प्रोवेट, नवाधिकरण, दिवाला। 4 विषय एकदम रटा होना चाहिए, फिर से हम रटवा रहे हैं, विवाह, नवाधिकरण, दिवाला और प्रोवेट। क्रम से याद रखिएगा, ऐसे नहीं जैसे हम रटवा रहे नहीं, बियर एक्ट में जाकर क्रम सही कर लीजिएगा। क्रम से पूछा गया है भाई, ये नहीं कि ऐसे ही आपका रट डालिए। फिर एक बार बैक हुआ जाए। ये तो प्रभाव हमने बताया। अब विदेशी निर्णय कब रेह जुडिकेटा का भारत में काम करेंगे? तो आपका धारा 13 अप्लाई होगी अगर ये क्वेश्चन आ जाए। तो भारतीय न्यायालय के निर्णय रेह जुडिकेटा 11 और विदेशी निर्णय दे दे प्रांग न्याय के रूप में कब लागू होगा? तो 13। तो अगर विदेशी न्याय, हाँ अगला एविडेंस में थोड़ा आपका सतर्क रहना है। अगर कोई विदेशी कानून है तो एविडेंस में 2 उपाय हैं, पूछा गया था एपीओ में कि 2 तरीके से उसे साबित किया जा सकता है। एक वहाँ की किताब पेश करके धारा 38 एविडेंस की, और दूसरा धारा 45 के तहत किसकी राय लेकर? एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। 2 तरीके याद रखिए, रिपीट कर सकता है कि विदेशी विध को कैसे साबित किया जाता है। तो 2 तरीका याद रखिएगा, एक धारा 38 में किताब पेश करके वो, और दूसरा किताब न पेश करिए तो एक्सपर्ट की क्या ले लीजिए? 45 में राय। और भारतीय विध को साबित नहीं करना है क्योंकि इसके लिए न्यायालय 57 के तहत जुडिशियल नोटिस लेगा। भारतीय विध क्या है इसको न्यायालय स्वयं जानने के लिए क्या है बात। देखिए आपका आगे देखा जाए, आपका विदेशी निर्णय। अब देखिए आपका बैरेट की भाषा, विदेशी निर्णय उसके द्वारा उन्हीं पक्षकारों के बीच या उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं प्रत्यक्षतः न्याय निर्णीत किसी विषय के बारे में वहाँ के सिवाय निश्चायक होगा। तो पक्षकारों के बीच निश्चायक होगा और उनके विधिक प्रतिनिधियों के बीच, उनके प्रतिनिधियों के बीच। आपका बेरक लिखता है सबके बीच नहीं, आपका वो हक व्युत्पन्न व्युत्पन्न होता उतना न जानिएगा, पक्षकार और उनके हित प्रतिनिधि। तो बताइए प्रभाव क्या हो गया विदेशी निर्णय का? परसोनम की रेम हो गया। हाँ याद रखिए, टेक्निकल क्वेश्चन। तो कितने आधार दिए गए हैं जिन पर कोई विदेशी निर्णय को आप चैलेंज कर सकते हैं? 6। कितने आधार हैं? 6। अब 6 एक एक लाइन देखिए आपका, वह सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है, यानी कि ए लाकर भारत में विदेशी निर्णय की प्रमाणित कापी पेश किया। बी आपत्ति कर रहा है कि हजूर ये निर्णय तो आया है विदेशी, लेकिन विदेश का न्यायालय यह निर्णय सुनाने में सक्षम था कि नहीं था? नहीं था। अतः यह निर्णय निश्चायक माना जाए कि नहीं? न माना जाए, अटैक किया जा रहा है। दूसरा, वह मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया, यानी कि मेरिट के आधार पर नहीं दिया गया, फालतू बातों पर दे दिया गया। तीसरा, कार्यवाहियों के सकृत दर्शन है, यानी कि प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टिया देखते ही ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करके निर्णय दिया गया है।
या भारत जिस अंतर्राष्ट्रीय विधि को मानता है उसका क्या किया गया है, वायलेशन। चौथा हो गया आपका नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध नियम है, तो कई बार तो प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस बताया गया है। कितने नियम हैं नेचुरल जस्टिस के? तीन। आडि अल्ट्रम पर्टम, रूल अगेंस्ट बायस और रीजन डिसीजन। कई बार, एक बार नहीं, सैकड़ों बार मैं बताया हूँ। और सीआरपीसी में भी 479 आपका रूल अगेंस्ट बायस ही चलेगी कि अगर कोई मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश किसी मामले में व्यक्तिगत रूप से क्या है, हितबद्ध है, तो किसकी अनुज्ञा से वह उस मामले में सुनवाई कर सकता है? अपील न्यायालय। और जिसके अधीनस्थ है ना मार दीजिएगा, बार बार ये गलती हो रही है। किसकी अनुज्ञा से? अपील। अधीनस्थता ना मार दीजिएगा। अगला देखिए आपका, वह कपट द्वारा भी प्राप्त किया गया, तो फ्रॉड यानी कि कपट करके। तो कपट की परिभाषा कॉन्ट्रैक्ट के किस धारा में? 17 में। अब बताना क्या है। और वह भारत में प्रवृत्त किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को ठीक समझता है, यानी कि जुआ में मान लीजिए जीती हुई, मान लीजिए विदेश में कानून था कि जुआ में जीते हैं तो वसूल सकते हैं, डिक्री पारित हो गई, भारत में डिक्री आई तो पता लगा कि ये तो जो दावा है भारत में मान्य ही नहीं है, तो क्या डिक्री पर अटैक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? और वह डिक्री भारत में निश्चायक होगी कि नहीं? नहीं होगी। तो कितने आधार हैं जहाँ की आप अटैक कर सकते हैं? 6। इसके बाद प्रिजम्पशन, विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा। अगर विदेशी निर्णय की प्रमाणित कापी भारत में पेश की जाती है तो भारत के न्यायालय क्या उपधारणा करेंगे कि ऐसा मने यह निर्णय सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, लेकिन यह उपधारणा खंडनीय है? क्या साबित करके खंडन कर सकते हैं कि हजूर जिस विदेशी न्यायालय ने ये डिक्री आदेश पारित किया उसे अधिकारता नहीं थी, यानी कि अधिकारता का अभाव। न्यायालय उपधारणा कर लिया कि विदेशी न्यायालय को अधिकारता थी, लेकिन विपक्षी काट भी कर सकता है कि हजूर ये गलत है, देखिए ये वहाँ का नियम है और ये न्यायालय तो ऐसा निर्णय देने में विदेश में सक्षम, यानी कि उपधारणा भी है और उस उपधारणा का क्या है? खंडन भी। किस धारा में? 14 में। अब आ जाइए, वाद करने का स्थान, प्लेस ऑफ सुइंग पूछा जाता है। प्लेस ऑफ सुइंग तो धारा 15 से लेकर आपका धारा 25 तक प्लेस ऑफ सुइंग दिया गया है। यहीं से आपका 3 क्वेश्चन एक बार जे में आया था। एक 15 से आ गया, फिर आपका 17 अनिश्चितता पर आया था आपका, इस है ना, अधिकारता अनिश्चित है तो आ गया था आपका 18 पर। फिर आपका ये 19 पर भी समस्यात्मक क्वेश्चन आता है, यानी कि इधर से एक बार हम माने एक बार आपका जे में 3 क्वेश्चन आ गए थे 15 से। अब एक एक नियमों को जानना है। पहला देखिए आपका 15 से लेकर और आपका 25 तक में प्लेस ऑफ सुइंग है, वाद दायर करने का स्थान है। ये पहले तो याद रखिए कि वाद दायर करने का स्थान कहाँ से कहाँ तक है पूछा गया है, तो 15 से लेकर कहाँ मारेंगे? 25। यानी कि किस स्थान के न्यायालय में कोई सूट फाइल किया जाएगा, कोई वाद दायर किया जाएगा, इसका निर्धारण धारा 15 से लेकर 25 तक के नियमों के तहत होगा। ये याद रखिए, प्लेस ऑफ सुइंग। इसको सीआरपीसी में शुद्ध रूप से जोड़ लीजिएगा। 177 से लेकर 189 तक, 177 से लेकर 189 तक की जांच या विचारण किस स्थान के न्यायालय में की जाएगी, इसका निर्धारण सीआरपीसी की धारा
कहाँ से कहाँ तक होगा आपका 177 से लेकर 189। बिहार एपीओ में आपका 6 क्वेश्चन आया था। 177 से लेकर 189 तक में 6 क्वेश्चन बिहार एपीओ में आया। और यूपी में आपका सीपीसी में जे में 3 क्वेश्चन आया। यानी कि किस स्थान के न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा, इसका प्रावधान 15 से लेकर कहाँ तक है, 25 तक। सीपीसी 15 आइए देखा जाए, अब शुरू किया जाए। वह न्यायालय जिसमें वाद दायर किया जाएगा, तो हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में दायर किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए कॉम्पिटेंट है, सक्षम। ये भी क्वेश्चन आया है कि मुकदमा कहाँ दायर किया जाएगा। तो दो आपका कंडीशन याद रखिए। पहला कि वह न्यायालय सक्षम हो, और दूसरा सक्षमता में सबसे निचला न्यायालय हो, सबसे निम्न श्रेणी का हो। फिर एक बार दिमाग बैठाइए कि जिस न्यायालय में आप मुकदमा कर रहे हैं, पहला देखेंगे कि सक्षम हो। तो मान लीजिए 5 न्यायालय सक्षम हो गए, तो ठीक है, 5 हो गए। तो दूसरा आपको दिमाग लगाना है कि आखिर 5 में से सबसे निचला न्यायालय कौन है जो इस मामले का विचारण करने में सक्षम। तो अब इस धारा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि ऊपर के न्यायालयों में मुकदमों की भरमार को रोका जाए और मुकदमा नीचे के ही न्यायालय से चले। अब यहाँ दो समस्याएं पूछी जाती हैं। अगर कोई मुकदमा ऊपर के न्यायालय में लाया जाना चाहिए और नीचे के न्यायालय में लाया गया है, तो नीचे का न्यायालय का ये कर्तव्य है कि वाद पत्र को वापस कर दे, रिटर्न कर दे। आदेश 7 के नियम 10 के तहत वाद पत्र को क्या कर दे, वापस। भाई क्या कर दे कि आप सक्षम न्यायालय में जाइए, क्योंकि मैं सक्षम नहीं। अब यही समस्या आती है। अगर निचले न्यायालय ने आपका वाद पत्र को वापस नहीं किया, सुनवाई भी कर दी, अधिकारिता नहीं थी, डिक्री भी पारित कर दी, तो वह डिक्री नल एंड वाइड होगी, अकृत और शून्य होगी, अवैध होगी, क्योंकि आपका अधिकारिता का पूरी तरह यहाँ क्या है, अभाव। क्योंकि वह मुकदमा नीचे न्यायालय में लाया ही नहीं जा सकता था। कहाँ लाया जा सकता था, ऊपर। और किसने फैसला दे दिया, नीचे के न्यायालय। तो वह निर्णय शून्य होगा, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जुडिक्शन का क्या है, अभाव। दूसरा नियम देखिए, अगर कोई मुकदमा नीचे के न्यायालय में लाया जाना चाहिए लेकिन गलती से ऊपर के न्यायालय में लाया गया, ऊपर के न्यायालय का ये कर्तव्य है कि या तो मुकदमा वापस कर दे या वहीं से नीचे के न्यायालय को भेज दे। लेकिन अगर ऊपर का न्यायालय ऐसा न करके स्वयं सुनवाई किया, निर्णय दे दिया, तो वह निर्णय आपका वैध होगा। ये अनियमितता क्षम्य है, ये गलती क्षम्य है, क्योंकि ये माना जाता है कि नीचे के न्यायालयों को जो अधिकारता है वह ऊपर के न्यायालयों को अपने आप क्या है, प्राप्त है। अतः ये निर्णय वैध होगा कि अवैध? वैध। निचला न्यायालय सक्षम था तो ऊपर के न्यायालय में जा सकते हैं। तो ऊपर का न्यायालय अगर मामला निचले न्यायालय को न भेजकर स्वतः मामला निपटा दिया, तो ये वैध माना जाएगा कि अवैध? वैध माना जाएगा। कोई इसमें अवैधता नहीं है, मैं बता दूं, अवैधता नहीं है। अब ये एक समस्या बनता है कि किस सेक्शन के तहत इसे वैलिड माना जाएगा। 99, यानी कि सीपीसी की कौन सी धारा, 99, की छोटी छोटी गलतियां क्या हैं, क्षम्य है। इसके बाद आपका देखिए, कल ही आदमी पढ़ाएगा भाई, धीरे धीरे। अब आज भी सुस्त पढ़ रहे हैं, जबरदस्ती न पढ़ाया जाए।
एक और बता दें लास्ट में आपका, तब भाई बंद किया जाए। अगर दो न्यायालयों को अधिकारता है, जेस में भी आया था, अगर दो न्यायालयों को अधिकारता है और पक्षकार आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि विवाद होने पर इस एक न्यायालय में हम लोग मुकदमा दायर करेंगे, तो ये करार वैध होगा कि शून्य होगा? वैध, क्योंकि पक्षकारों ने दो विकल्पों में से क्या चुन लिया? एक। और कहे कि किसी न्यायालय में नहीं जाएगा मामला, तब तो ये करार शून्य होगा, क्योंकि ये न्यायालय में अधिकारों को प्रवर्तित कराने से क्या करता है? रोकता है। और न्यायालय में जाने से रोक देंगे, सरकार भी नहीं रोक सकती। सरकार भी धमका दे किसी आईएएस को कि कोर्ट में न जाना, तो सरकार भी नहीं धमका सकती। जैसे रिपब्लिक टीवी का मैं बताया था, अर्नब गोस्वामी, उसको भी धमकाया गया कि सुप्रीम कोर्ट न जाना। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने से आप रोक सकते हैं? बाहर धमकाइए पुलिस प्रशासन से, लेकिन कोर्ट में जाने से आप किसी को रोक नहीं सकते। तो कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कल देखिए आपका माइनर भी शुरू होगा, और माइनर में आपका जो न पढ़ाया गया हो पहले, हाँ, कार्यस्थल पर महिलाओं का संरक्षण जो कानून है वहीं पढ़ाया जाएगा। एक एक दिन आपका माइनर दोहरा दिया जाए, क्योंकि माइनर में ही लोग बहुत परेशान हैं। 30-35 नंबर जो भी आए आपका, एक मेजर चलता रहे 2-2 3-3 दिन जो भी चले, और आपका तो जूरिस्प्रूडेंस 1-2 दिन में ख़त्म करेंगे, सीपीसी ख़त्म हो जाए, तब भाई टीपीए और अंतर्राष्ट्रीय संगठन लोग मांग कर रहे हैं। एक बार टीपीए 2 या 3 दिन पूरा रिवीजन करा देना है, और एक बार 2-3 दिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन। टीपीए एक बार बताना पड़ेगा, लोग परेशान हैं, और एक बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्पीडी ट्रायल करा के। हाँ, लास्ट तक भाई 10 तारीख तक पढ़ते रहिए, ये 10 तारीख तक पढ़ाया जाएगा। आप पढ़ते रहिए, और एक टाइम ही कम से कम आइए, लेकिन आइए। आपका जो लोग भाई माइनर नहीं पढ़े हैं, मेन मेन चीज़ें नोट कर लेंगे जो बताया जाएगा 1 घंटा में।